अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1366वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज से तकरीबन 1.5 साल पहले कोरोना का पहला पेशेंट चाइना के वुहान शहर में मिला था। आज 1.5 साल बाद हम देख रहे हैं कि चाइना कहाँ है, हमारा इंडिया कहाँ है, अमेरिका कहाँ है। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि जिस चाइना में कोरोना का पहला पेशेंट मिला था, आज वो चाइना कोरोना मुक्त हो चुका है और अमेरिका, इंडिया, ब्राज़ील, यूरोप के बड़े बड़े देश वो कोरोना की वजह से क्यों त्रस्त और परेशान हो चुके हैं। तो चलिए आज इस केस को हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जब पहला पेशेंट चाइना में मिला था, उसके बाद से मैं रोज़ाना के फिगर्स देखा करता था पूरी दुनिया में कोरोना से कितने मरीज़ कहाँ हैं, किस मुल्क में हैं। उस वक्त पहले नंबर पे था चाइना। मुझे याद है मैंने 84,000 यानी 84,000 पेशेंट्स तक मैं चाइना को देखता रहा। उसके बाद बाकी जो मुल्क है, यानी इंडिया तो उस वक्त लिस्ट में था भी नहीं। इंडिया के अंदर जो पहले 3 पेशेंट मिले थे वो केरला में मिले थे। उसके बाद इंडिया के अंदर पूरी तरह से अमन अमान था, कोई मसला ही नहीं था। मार्च आते आते इंडिया में 500 जब पेशेंट हुए, उस वक्त पूरे मुल्क के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। पिछले 1 साल में हमने क्या खोया क्या पाया और चाइना ने क्या खोया क्या पाया, ये तमाम चीज़ों के टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं हम उस पर आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि चाइना ने इसके ऊपर कामयाबी कैसे हासिल की और हम कामयाबी हासिल करने में क्यों फेल रहे। क्योंकि आज की ख़बर ये है कि रात में मैंने ये न्यूज़ जब देखा कि गाज़ियाबाद के अंदर फुटपाथ के ऊपर नाशे जलाई जा रही है, फुटपाथ के ऊपर लाइन से, तो मेरा दिल दहल गया ये देख कर के क्या अब इतने बुरे हालात हो चुके हैं कि फुटपाथों के ऊपर नाशों को जलाया जा रहा है और पेशेंट्स दिन ब दिन जो फिगर बढ़ते जा रहा है। हॉस्पिटल्स के अंदर जगह नहीं है, चारों तरफ वो जो रेमडेसिविर मेडिसिन है उसकी कालाबाजारी शुरू हो चुकी है, वो ब्लैक में बिक रही है। कहीं उसको हॉस्पिटलों में से चुराया जा रहा है, खुद डॉक्टर चुरा चुरा के बेच रहे हैं। कहीं पे बुरे हालात है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं चाइना ने काबू कैसे पाया और हम कैसे फेल हो गए। सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि चाइना के अंदर जो हुकूमत का ढांचा है और चाइना के जो प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, आज से तकरीबन 20 साल पहले जब सन 2000 शुरू हो रहा था, उस वक्त के अंदर दुनिया के ये जितने एशियन कंट्रीज़ है, यानी एशियन कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें चाइना है, इंडिया है, इंडिया के आजू बाजू के जितने ये गरीब देश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, इसी तरह से ये सारे मुल्कों का एक ग्रुप है। इन सब ने मिलकर 2020 का एक विज़न रखा कि आज से 20 साल बाद यानी 2020 में हम कहाँ खड़े हुए होंगे। तो सब ने कहा कि हमारी पोजीशन वो होगी, ये 20 साल में हमको ऐसा अचीवमेंट करना है कि हमारे मुल्कों के अंदर कोई गरीब नहीं रहेगा, हमारे मुल्कों में कोई बेरोज़गार नहीं रहेगा, कोई अनएजुकेटेड नहीं रहेगा। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है वो हम अपने देश के रहने वाले सारे लोगों को प्रोवाइड करेंगे। अब सारे लोग इसमें काम में लग गए। चाइना में शी जिनपिंग उसी ज़माने से प्रेसिडेंट है। अब मैं आपको 20 साल पहले का चाइना बता दूं तो 20 साल पहले के चाइना में ऐसी बुलेट ट्रेनें नहीं थी। 20 साल पहले के चाइना में ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं था। 20 साल पहले के चाइना में इतने हॉस्पिटल्स नहीं थे। 20 साल पुराने चाइना में इतने हाईवेज़ नहीं थे। 20 साल पुराने चाइना के अंदर इतना डेवलपमेंट नहीं था। हम और चाइना दोनों एक ही जगह खड़े हुए थे। हमारे और चाइना के दरमियान में ज़्यादा फ़र्क नहीं था। और थोड़ा पीछे जाएंगे 1990, 1984, 85 तक, तो हम चाइना से ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क थे। चाइना वो जगह पे था कि उस ज़माने में वहाँ पर खेती बाड़ी के अलावा ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन उसके बाद का जो ज़माना था, चाइना के अंडर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया।
हमारे मुल्क में भी उस ज़माने में इंडस्ट्रियल थोड़ा बहुत जो रिवॉल्यूशन आया वो माननीय मनमोहन सिंह जी, वो उस ज़माने में हमारे मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने उस ज़माने में ये बहुत सारे रिवॉल्यूशंस लेकर आए इंडस्ट्रीज़ के अंदर और गवर्नमेंट के तरक्की में, और उन्होंने पूरी दुनिया के लिए दरवाज़े खोलने का अपने ज़माने में ही ऐसा कानून बनाया कि इंडिया को ग्लोबल जो दरवाजे हैं ट्रेड के इंडिया के लिए खोले जाए, ताकि दुनिया भर की कंपनियां, कारखाने यहाँ पे कंपनियां डाल सके। उसी का फ़ायदा ये है आज जो हमारे गांव-गांव में GIDC है, गांव-गांव में MIDC है, गांव-गांव में इंडस्ट्रियल जो एरिया बने हुए हैं, उसी ज़माने के ये रिवॉल्यूशन की देन है। तो इस तरीके से डेवलपमेंट बढ़ता गया मुल्क का। अब हम जब 2000 में पहुँचे तो 2000 तक चाइना में शी जिनपिंग आ चुके थे, और हमारे यहाँ पे उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी वो मुल्क के प्रधानमंत्री थे। अब उसी ज़माने के अंदर ये फ़ैसले लिए गए। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने। मनमोहन सिंह का वो जो 10 साल का ज़माना है, भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा उसको गोल्डन पीरियड कहा जाएगा, यानी सबसे सुनहरी दौर। भारत ने अपने आज़ादी के 70 सालों में सबसे ज़्यादा जो तरक्की की है, सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा जो गरीबी दूर हुई है, भारत का सबसे ज़्यादा जो डेवलपमेंट हुआ है, पूरे वर्ल्ड में भारत की एक पोजीशन, एक मकाम और एक मर्तबा जो बना है, वो इन्हीं 10 सालों के अंदर बना है। अब मनमोहन सिंह का जो 10 साल का पीरियड था, लोगों के वो समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके बाद में हमारे मुल्क के अंदर जो वोट मांगा गया मज़हब की बुनियाद पर, लोगों को ये लगता था कि भाई मोदी को अगर हम वोट देंगे तो मुसलमानों को दबाया जा सकेगा, और ये जितने भी कानून हैं, चाहे 3 तलाक़ का कानून हो और इसके अलावा दूसरे जो कानून है, ये सब लागू किए जा सकेंगे, और मुल्क के अंदर जो है मुसलमानों का जो पावर है, मुसलमानों की जो ताकत है, उनको कमज़ोर किया जा सकेगा। तो मनमोहन सिंह के बाद में 2014 के अंदर जो हमारे यहाँ पे इलेक्शन हुए, वो धर्म की बुनियाद पर, मज़हब की बुनियाद पर, लोगों ने भी जो वोट दिया वो धर्म की बुनियाद पर। उनको लगता था कि बस मोदी ही एक ऐसा है जो भारत के मुसलमानों को दबा के रख सकता है, कंट्रोल में रख सकता है, इसलिए मोदी को वोट दिया जाए, और लोगों ने दिए भी वोट। अब माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बन गए। दूसरी तरफ अब हम चाइना में चलते हैं। चाइना में शी जिनपिंग का भी जो विज़न था 2020, यानी 2020 का जो उनका टारगेट था, वो बराबर अपने टारगेट पे चलते रहे। उन्होंने बराबर अपने मुल्क में डेवलपमेंट किया, चाइना के भी दरवाज़े पूरी दुनिया के लिए खोल दिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे होता गया। होते होते आज एक वक्त ऐसा है कि चाइना का हर शहर वो बुलेट ट्रेन से जुड़ा हुआ है। इतना वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ कि चाइना का हर शहर, वहाँ पे 2 टाइप के हाईवे है, एक एक्सप्रेस वे है, एक नॉर्मल हाईवे है। हर शहर एक दूसरे से इस तरीके से जुड़ा हुआ है। अब आप चाइना का डेवलपमेंट सोचिए कि चाइना ने हांगकांग और चाइना के बीच में जो समंदर है, वो समंदर के अंदर जो है चाइना ने रास्ता बना दिया, ताकि बाय कार भी लोग हांगकांग जा सके। ये सारा डेवलपमेंट है शी जिनपिंग का। जो आज का जो चाइना है, इस चाइना में आपको कोई गरीब नहीं मिलेगा, इस चाइना में कोई भूखा नहीं मिलेगा, इस चाइना में कोई बीमार ऐसा नहीं मिलेगा कि उस बीमार को मेडिकल फैसिलिटीज़ ना हो, उस बीमार को। ये सारी बातों की वजह से आज चाइना का हाल ये है कि वहाँ के लोग शी जिनपिंग को सिर्फ अपना प्रेसिडेंट नहीं, बल्कि चाइना के बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे शी जिनपिंग की पूजा की जाती है। लोग बोलते हैं कि यही तो हमारे भगवान हैं। ये सोच बनी है वहाँ के लोगों की, क्योंकि वो शी जिनपिंग, उन्होंने अपना डेवलपमेंट नहीं किया, ना उनका भाई है, ना उनका भतीजा है, ना उनका अपना कोई रिश्तेदार पॉलिटिक्स में है, ना उनका अपना खुद का। आपको हैरत होंगी जानकर, जिस चाइना के अंदर टेस्ला कंपनी ने अपना प्रोजेक्ट डाला, जिस चाइना के अंदर दुनिया भर की जो कारों की बड़ी बड़ी कंपनियों का मैन्युफैक्चरिंग होता है, उस चाइना के प्रेसिडेंट के पास अपनी खुद की कार नहीं है। शी जिनपिंग के पास में उसकी अपनी खुद की मालकाना एक भी कार नहीं है। अब हम आते हैं उसके कंपैरिजन में इंडिया के अंदर। अब जैसे ही हमारे यहाँ पे 2014 आता है, उसके बाद पूरे मुल्क के अंदर धर्म के नाम पे मॉब लिंचिंग हो रही है, गोश्त के नाम पर, और उसके बाद में पूरे मुल्क में ऐसा माहौल बन जाता है नफ़रत का।
हर जगह पे आप देखो तो हिंदू मुस्लिम की बात होती है। ऐसे हालात के अंदर पूरे मुल्क के अंदर बस पिछले 7 सालों से हिंदू मुस्लिम के अलावा दूसरी आपको कोई चीज़ सुनने के लिए नहीं मिली। और ये जितने कानून बनाए गए हैं, कहीं पे 3 तलाक़ का कानून बन रहा है तो कहीं पे कोई कानून बन रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि मुसलमानों की जड़ों को खोखला किया जा सके, मुसलमानों को कमज़ोर किया जा सके। अब हम अपनी आँखों से देखते हैं, इन्हीं वजूहात की वजह से शी जिनपिंग और हमारे दरमियान फ़र्क ये हुआ कि शी जिनपिंग के चाइना के अंदर, वहाँ पे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चाइना की एक ख़ास बात। चाइना के जो लोग हैं, चाइना के वहाँ के लोग हैं राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं नेशनलिस्ट को, यानी अपने मुल्क से जी तोड़कर मोहब्बत करने वाले। वहाँ पे मज़हब से किसी को कोई लेना देना नहीं है, किसका मज़हब क्या है, वहाँ पे कौन किस मज़हब को फॉलो करता है। क्योंकि चाइना के अंदर जो एंशेंट पीरियड था, शियान और ऐसे शहर है चाइना में जहाँ पे आज भी 1200 साल पुरानी मस्जिदें हैं। पूरा एरिया है शियान के अंदर, तो पूरा एक एरिया है, उसका नाम ही है मुस्लिम स्ट्रीट, जहाँ पे पुरानी 1200 साल पुरानी पूरी बस्ती है मुसलमानों की। वही ज़माने के घर बने हुए हैं, वही ज़माने की वहाँ पे मस्जिद बनी हुई है। वहाँ के लोगों को कुछ लेना देना नहीं है आप किस रिलीजन को फॉलो करते हैं। लेकिन जब मसला वहाँ पे मुल्क का आता है, अपने मुल्क का, तो उन लोगों के नज़दीक ये सबसे ज़्यादा अहमियत होती है। यानी चाइना, उसके जो दुश्मन मुल्क है, जैसे जापान है, आप चाइना में जाके जापान की तारीफ़ करोगे तो हो सकता है कि कोई सामने वाला चाइनीज़ जो है वो आपसे लड़ाई करना शुरू कर दे। ये बिल्कुल वो लोग बर्दाश्त नहीं करते जो चाइना के दुश्मन हैं। ताइवान, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको मज़हब का आप किस मज़हब को फॉलो करते हैं, आज लाखों चाइनीज़ मुसलमान हो रहे हैं, लेकिन ये एक अलग टॉपिक है, मैं इस पे बाद में बात करूँगा। बहरहाल हमारे मुल्क में क्या हो गया, मुल्क से ज़्यादा, मुल्क के डेवलपमेंट से ज़्यादा कि मुल्क में कैसे क्वालिटी के हॉस्पिटल्स होना चाहिए, मुल्क में कैसे क्वालिटीज़ के जो है रोड होना चाहिए, रास्ते होना चाहिए, पब्लिक के लिए फैसिलिटीज़ सहूलतें होना चाहिए, कैसी जो है ये गरीबी दूर होना चाहिए, फाका कशी से कोई मरना नहीं चाहिए, कंपनियां होना चाहिए दवाओं की। अब आज हमारे मुल्क के आप हालात देखोगे तो मैं एबीपी न्यूज़ के ऊपर फोर्टिस हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर है दिल्ली के, नौजवान हैं वो, उनका मैं इंटरव्यू देख रहा था। बड़े दर्द के साथ उन्होंने कहा, बोले आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मुल्क का पॉपुलेशन 135 करोड़ है, यानी भारत की हमारी आबादी 135 करोड़ है, लेकिन 135 करोड़ के अंदर पूरे देश में जो हॉस्पिटल्स हैं उनके जो बेड जो हॉस्पिटल्स के अंदर जो बेड्स है उसकी क्वांटिटी है 20 लाख। बोले अब आप खुद सोचिए, 135 करोड़ पॉपुलेशन के मुल्क के हॉस्पिटल्स के अंदर सिर्फ 20 लाख, पूरे देश में 20 लाख बेड्स है, 20 लाख। आप मुझे बताइए, 20 लाख और आबादी है हमारी 135 करोड़। बोले ये हाल है हमारा। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई मेडिकल लाइन की, जो सुन के हैरत हुई मुझे भी। मुझे आप बताइए ना, आज जो है हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम पावरफुल है। पावरफुल मुल्क ऐसे नहीं होता है। पावरफुल मुल्क वो होता है जिस मुल्क के लोगों को 2 वक्त का खाना मिल रहा हो, जिस मुल्क के लोगों को मेडिसिन, आज आप देखो रेमडेसिविर के लिए मारामारी चल रही है, मारामारी, लोग धरने पे बैठ रहे हैं एक मेडिसिन के लिए। आज उसका इतना शॉर्टेज हो चुका है, उसकी वजह से जो है लोग चोरियां कर रहे हैं। लोग पैसे चुराने की बजाय वो रेमडेसिविर, अभी न्यूज़ देख रहा था मैं, नासिक के किसी हॉस्पिटल के अंदर खुद वहाँ के डॉक्टर्स जो है वो रेमडेसिविर चुरा रहे थे हॉस्पिटल के मेडिकल से और उसको ब्लैक में बेच रहे थे। ये हाल है हमारा। और हमारे कंपैरिजन में जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताया हूँ ना, ये सब चीज़ों को हमने समझना चाहिए कि चाइना, जो आज लोग शी जिनपिंग को वहाँ का खुदा समझते हैं, वो इसलिए क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक जो हॉस्पिटल्स है, बेसिक जो एजुकेशन है, बेसिक जो तमाम चीज़ें हैं, उसके ऊपर उन्होंने इतना खर्च किए, उसको उन्होंने इतना बेहतर बनाया। अब मैं आपको वो शुरुआत जहाँ से मैंने किया था
कि पहला पेशेंट जो चाइना में मिला था, अब मैं चाइना का नाम लिस्ट में देख रहा हूँ कि भाई चाइना कहाँ है इस लिस्ट में। पहले नंबर पे अमेरिका, हाहाकार मचा हुआ है। जितनी अमेरिका की आबादी है उसके 10% से ज़्यादा लोगों को कोरोना वहाँ पे हो चुका है। दूसरे नंबर पे हमारा मुल्क है। डेड बॉडियाँ जलाने के लिए, कब्रस्तानों में दफन करने के लिए जगह नहीं है। और चाइना को देखते 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 जब मैं एकदम नीचे आता हूँ तो चाइना का नंबर है 95वां। आप सोचो, पहले नंबर वाला चाइना आज 95वें नंबर पे चला गया। और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे टोटल पेशेंट तो मुझे 90,000, मतलब जो आज से 1 साल पहले यहाँ 84,000 थे तो पूरे 1 साल में सिर्फ 6,000 पेशेंट वहाँ पे मिले। और नए पेशेंट्स का तो कोई फिगर ही नहीं है वहाँ पे। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे हाल पे भी रहम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।